इस ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का ढेर सारा प्यार भरा स्वागत है मेरी तरफ से। मैं श्री हर्ष आप सभी के साथ जुड़ रहा हूं आज अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हेनरी फ्योल के द्वारा प्रोपाउंडेड है, उनके इस सेकंड पार्ट से। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट में 5 प्रिंसिपल्स और उनके कुछ एक्स्ट्रा जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है फील्ड ऑफ मैनेजमेंट में, उसके बारे में स्टडी कर ली थी। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप फर्स्ट पार्ट को बिना देखे हुए ना आए। ठीक है, हाँ, अगर आपको किसी स्पेसिफिक में प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली यहां पे आ सकते हैं, अदरवाइज आप पहले फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करें, देन आप इस पार्ट पे आए। डायरेक्टली अगर आप इस पार्ट पे स्किप कर देंगे फर्स्ट पार्ट को, तो शायद आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल होगा वो प्रॉपर नहीं होगा। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज हमको स्टार्ट करना 6 नंबर प्रिंसिपल से, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट। ओके, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट। अब इसका क्या मतलब है? देखो बेटा, मान लो आप एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन आप मैनेज करते हैं। ठीक है, एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन आप मैनेज कर रहे हैं। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सपोज, ठीक है, हम लोग, ठीक है, अब उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपसे जुड़ने वाले एम्प्लॉयज को ये लगेगा, ठीक है, ये लगेगा कि अगर मैंने फुल डेडिकेटेड होकर अपना बेस्ट दिया और हमारी वजह से ये कंपनी ग्रो करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, तो उसका बेनिफिट हमें भी मिलेगा, तो वो डेफिनेटली मोटिवेटेड होगा। और न केवल वो मोटिवेटेड होगा वह पर्सन, बल्कि वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है हेनरी फ्योल का। इन्होंने कहा कि अपने यहां काम करने वाले एम्प्लॉयज को कॉन्फिडेंस में लीजिए। किस तरीके का कॉन्फिडेंस में लीजिए? कि अगर उनके हार्ड वर्क से, ठीक है, उनकी मेहनत से ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, ऊंचाइयों पे जाता है, तो वो उसमें पार्टिसिपेट, उसका वो पार्ट बनेंगे, उसका वो हिस्सा बनेंगे। और इसीलिए प्रिंसिपल बोलता है कि इनके हर एक व्यक्ति के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट से, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से मर्ज कर दीजिए। कैसे करेंगे आप मर्ज? देखिए भाई, कोई भी पर्सन अपने लिए काम करता है। अगर आप मोटिवेशनल थियरी पढ़ेंगे तो हायरार्की ऑफ नीड थियरी आपको आगे पढ़ाई जाएगी, जिसमें सबसे पहला फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में बात की जाएगी। हर एक व्यक्ति अपने लिए काम करता है सबसे पहले, ठीक है। तो किसी एक व्यक्ति को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा वहां से उसको एडिकेट सैलरी और वेजेस मिले, एडिकेट वेजेस मिले, ठीक है। अब देखो, उसको सैलरी या वेजेस चाहिए, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए मैक्सिमम प्रोडक्शन। आप चाहते हैं अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना। अब आपको यहां पे करना क्या है? यहां पे ये करना है कि अगर हमारा, सपोज अगर आपने ये स्कीम रखा कि अगर हमारा प्रॉफिट 10% से इंक्रीज होता है इस बार, या हमारा सेल अगर जो है 20% से इंक्रीज होता है, तो मैं आपको इतना % एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा आपके सैलरी के अतिरिक्त। अब यहां पे देखिए, उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है अर्निंग, वो आपके जनरल यानी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से क्या कर रहा है? सबऑर्डिनेट हो रहा है। यानी अब वो ज्यादा डेडिकेटेड और मोटिवेटेड होकर काम करेगा, क्योंकि अगर कंपनी को कोई एक्स्ट्रा गेन हो रहा है तो उसमें उसको भी शेयर मिलेगा। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में सबऑर्डिनेट करके, ठीक है, ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना, गोल को अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन को, हम उसके करीब जा सकते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनेल। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनेल भी सेम इस प्रिंसिपल से लिंक्ड है। जब भी आप किसी भी आपके अंदर काम करने वाले, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज की रेम्यूनरेशन को तय करें, तो ये याद रखिए कि उसका रेम्यूनरेशन हमेशा एडिकेट होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। अगर आप उसको लेस सैलरी देंगे अकॉर्डिंग टू उसके वर्क, ठीक है, तो वो जो मेहनत कर रहा है वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड होके, कमिटेड होके काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर सपोज आप ही मान लीजिए, आपको पता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको 20,000 पर मंथ मिलना चाहिए, और आपको उसका हाफ मिल रहा है 10,000, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर आर लॉट ऑफ लेबर्स अवेलेबल इन द मार्केट, सो
जो एम्प्लॉयर है वो नेगोशिएट कर रहा है कि जो कम में काम करेगा उसके लिए हम उसको देंगे। अब यहां पे क्या दिक्कत आ रही है, आप जब एडिकेट नहीं दोगे तो वो पर्सन हमेशा क्या रहेगा, वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा, क्योंकि उसको जो लाइफ जीने के लिए जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, जो गुड क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए उसको जो अमाउंट की जरूरत है, वो उसको आपके यहां काम करने से अचीव नहीं हो रहा। तो रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल का मतलब हमेशा जो आप उसके सर्विसेज के बदले में, उसके वर्क के बदले में जो आप उसको पेमेंट करें वो हमेशा एडिकेट होना चाहिए। देन उसके बाद अगला प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इस प्रिंसिपल को हम समझें उससे पहले हम लोग ये जान लें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का यहां पे क्या मीनिंग लिया जाए। सेंट्रलाइजेशन का अर्थ है केंद्रीकृत और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है विकेंद्रीकरण। सेंट्रलाइजेशन का मतलब सारे डिसीजन मेकिंग पावर फ्यू हैंड्स में होना, सिंगल हैंड्स में होना, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होना, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है हर स्टेप पे हर पर्सन के पास किसी न किसी तरीके का अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको निर्णय लेने का, डिसीजन लेने का अधिकार यानी राइट्स उनके पास अवेलेबल होना। इन्होंने कहा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना तो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज होनी चाहिए और ना ही पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज, यानी हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन लेकर के चलना है। यानी जो टॉप मोस्ट जो की डिसीजंस हैं, जो क्रूशियल डिसीजंस हैं, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, वो कौन लेगा, वो टॉप मोस्ट अथॉरिटी, यानी टॉप मोस्ट अथॉरिटी किसके पास होती है, यानी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट उसको लेगा। कौन लेगा, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन जो रूटीन डिसीजन है, जो डेली बेसिस डिसीजन है, उनको मिडिल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल, जिसके भी वो अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसका भी वहां पे ऑब्लिगेशन है, ठीक है, उसको, ठीक है, उसको क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए कि वो डिसीजंस, रूटीन डिसीजंस वो ले सके। क्योंकि अगर मान लीजिए सारे छोटे से छोटे डिसीजंस को लेना हो या बड़े से बड़े डिसीजंस को लेना, जैसे सपोज मान लीजिए एक बड़ा आज जो है, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉय वर्क करने आए हैं उनका अटेंडेंस लेना है, ठीक है। अब ये अटेंडेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने हाथ में रखता है कि नहीं, वहां उसका कोई बंदा होगा जो सबको उसके पास जाना होगा, उसको अपना पर्सनल अटेंडेंस देना होगा। तो यहां क्या होगा, इससे ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो जो रूटीन डिसीजंस हैं, ठीक है, जैसे ओवरऑल प्लानिंग से रिलेटेड कि कितना प्रोडक्शन करना है, ये डिसीजन किसके पास होना चाहिए, डेफिनेटली ये जो है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी जो डायरेक्टर हैं या फिर उसके नीचे जो काम करने वाले जो मैनेजर हैं वो डिसाइड करें कि कितना हम टोटल प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन पर्टिकुलर यूनिट जब डिसाइड हो गया कि 1000 यूनिट हमको प्रोड्यूस करना है डेली, उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदने की बात आ रही है, तो परचेस डिपार्टमेंट का जो हेड हो, ठीक है, उसको भी ये यानी मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ये तुरंत जिम्मेदारी दे दी जानी चाहिए कि आप परचेस कर सकते हो। अदरवाइज अगर ये भी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास बार बार जाएगा परमिशन लेने के लिए, तो उससे टाइम का वेस्टेज ज्यादा होगा, उससे हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल की, दैट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है हायरार्की। एक मैनेजमेंट में हायरार्की बनी होती है कि कौन आपसे सीनियर है, कौन आपसे जूनियर है, कौन आपका इमीडिएट बॉस है, कौन आपसे इमीडिएट आपका कौन जूनियर है। तो आप उस हायरार्की को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, ये बात करता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन यानी हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। यानी आपको अगर कोई रिपोर्ट करना तो अपने इमीडिएट बॉस को करना है, और अगर आपको कोई ऑर्डर देना तो अपने इमीडिएट जूनियर को देना। सपोज, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक सी ग्रेड का एम्प्लॉय है, क्लर्क है, और उसको टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास कोई बात अपनी ले जानी है, तो वो सीधे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास ना जा करके अपने से जस्ट सीनियर पर्सन को हायरार्की आपको स्ट्रिक्टली क्या करना है, फॉलो करना है। सपोज मान लीजिए मैं एक ड्रॉ कर रहा हूं डायग्राम। Suppose there is A, B, C and here is D and then E, F and G, and this is the way of from junior to senior. So say if A want to contact or communicate with G, so he has to make forward his information with B and B after there C with this line. A directly G से contact नहीं कर सकता है, समझ में आया? हाँ, लेकिन अब ये क्वेश्चन बनता है कि अगर ए बी से जाएगा, बी सी से जाएगा, सी डी से जाएगा, डी ई के पास जाएगा, तो जी के पास पहुंचने में बहुत मान लीजिए क्रूशियल इंफॉर्मेशन है,
मैनेजमेंट को आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं जिससे आप टाइमली आइडेंटिफाई कर सकें थ्रेट्स को, अपने लॉस को या ओवरऑल लॉस को, डैमेज को आप मिनिमाइज कर सकें। बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, चेन ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसमें इन्होंने परमिशन दिया है कि आप मान लीजिए बी है, बी की कोई कंप्लेन है और सी भी उसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। बी आपका जो इमीडिएट सीनियर है वो आपको हैरेस कर रहा है मेंटली, और सी भी उसकी आपकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। अब यहां पे आपको जरूरी पड़ जाता है कि आप टॉप मोस्ट से सीधे कंप्लेन करें। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस टोटल चेन को आप ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा यानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या इमरजेंसी सिचुएशन में होता है। अदरवाइज आपको ये हायरार्की क्या होती है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन की फॉलो करनी होती है। समझ में आया? अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ओके, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर दो तरीके की ऑर्डर की बात करता है। एक ऑर्डर है सोशल ऑर्डर और दूसरा ऑर्डर है मटेरियल ऑर्डर। सोशल या मटेरियल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर का मतलब है जो पर्सनल यानी जो एम्प्लॉय एसोसिएटेड है, और मटेरियल ऑर्डर का मतलब होता है, मटेरियल ऑर्डर का यहां पे मीनिंग होता है गुड्स यानी रॉ मटेरियल्स या गुड्स जो भी आपके पास, अगर आप प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है तो आपके पास रॉ मटेरियल होगा। तो जो भी फिनिश्ड गुड्स हो, रॉ मटेरियल हो, या जो भी पर्सन हो जिनका जॉब आपने पर्टिकुलर रोल डिसाइड किया, असाइंड किया हुआ है, उनका पोजीशन फिक्स होना चाहिए। वो कहां पे रखा जाएगा वो, या वो पर्सन कहां पे उनको वर्क करना है, वो हमेशा फिक्स होना चाहिए ताकि उनको ढूंढने में, सर्च करने में आपके टाइम वेस्टेज ना हो। ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है, यानी अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। देन है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बोलता है कि सबके साथ जस्ट ट्रीटमेंट करना है, इक्वल ट्रीट करना है, किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो कास्ट बेसिस पे हो, जेंडर बेसिस पे हो, क्रीड के बेसिस पे हो, वो अलाउड नहीं है। ठीक है, आपके अंदर काम करने वाले सभी लोग, ठीक है, सेम है, इक्वल हैं, और आप किसी को कोई प्रेफरेंस उसमें प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, प्रेफरेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जो है, जब आप एफडब्ल्यू टेलर का प्रिंसिपल पढ़ेंगे ना, टेक्निक पढ़ेंगे, उन्होंने एक टेक्निक दी थी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ये इसको क्या करता है, ये इसके कॉन्ट्राडिक्टरी में है, कंट्राडिक्ट करता है। क्यों कंट्राडिक्ट करता है? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है आप इक्वल बिहेवियर करेंगे, सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, जबकि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम बोलता है कि जो एफिशिएंट एम्प्लॉय हैं, जो नॉर्मल एम्प्लॉय हैं, उनको आप क्या प्रोवाइड करेंगे, नॉर्मल एम्प्लॉयज को आप, या जो इनएफिशिएंट है उन सबको एक नॉर्मल रेट से आप प्रोवाइड करेंगे सैलरी या वेजेस। लेकिन जो लोग एफिशिएंट एम्प्लॉय हैं, जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी में, उनको आप एक्स्ट्रा बोनस यानी एक्स्ट्रा उनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आप उनको वेज प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पे डिफरेंशिएशन करने की बात कर रहा है, जबकि ये इक्वल ट्रीटमेंट की बात कर रहा है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछ लेता है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी या डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज द वायलेशन ऑफ विच टेक्निक ऑफ टेलर। ओके, तो वहां पे डिफरेंट टेक्निक्स दे देगा, उसमें एक डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम को वायलेट करता है, या डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम जो है हेनरी फ्यूल का जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है उसको क्या करता है, वायलेट करता है। अब स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की बात करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है कि जब आप किसी पर्सन को रिक्रूट कर रहे हैं, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर उसके बाद उसको जॉब असाइन कर रहे हैं, तो उसको एक ऑप्टिमम टाइम आप प्रोवाइड करें सेटल डाउन होने का, उसको एक जॉब सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करें, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर या टर्मिनेशन ना करें। क्योंकि फ्रीक्वेंट ट्रांसफर या टर्मिनेशन के केस में आपने जो उसके ऊपर अपने रिसोर्सेज स्पेंड किए हैं उसको ट्रेंड करने पे, वो भी इंक्रीज होता है, वेस्टेज बढ़ता है आपका, आपके ऊपर एम्प्लॉय टर्नओवर का लोड आता है, बार बार आप एम्प्लॉय चेंज करेंगे, इससे आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस डाउन होता है। इसलिए उसको सेटल डाउन होने के लिए जॉब सिक्योरिटी मिनिमम टाइम दें, तब आप उसके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करें, उसके बाद ट्रांसफर या टर्मिनेशन का आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, फिर बात होती है इनिशिएटिव की। जो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव है वो बोलता है कि हमेशा एक लीडर को, एक मैनेजर को, अपने अंदर काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स को भी इनिशिएट करने का क्या देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए। यानी वो चाहें तो आपको सजेशन दें, और अगर उनका सजेशन अच्छा है तो आप उसको वेलकम करें। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव।
एंड देन है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मीनिंग होता है यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में क्या है, शक्ति है। यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है। एस्पिरिट डी कॉर्प्स कहता है कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको टीम स्पिरिट में यानी टीम भावना के साथ काम करना चाहिए। यहां पे मैं एक बहुत फेमस एग्जांपल, आप में से बहुत सारे क्रिकेट लवर होंगे तो मैं उनके लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप किसी भी गेम के फैन है तो आप देखेंगे कि उस गेम में डिफरेंट प्लेयर, यानी एक प्लेयर तो होते नहीं, मोस्ट ऑफ द 4, 5, 6 प्लेयर, अगर एक टीम वर्क करी है, अगर क्रिकेट टीम है तो 11 प्लेयर्स होंगे, वो एक साथ खेलते हैं और उनका मेन मोटो क्या होता है कि टीम जीतना चाहिए। अगर कोई ओपनर है या फिनिशर है या कोई बॉलर है तो वो पर्सनल रिकॉर्ड के लिए नहीं खेल रहा होता है। उसको जैसे मान लीजिए अगर उसके पास प्रॉपर टाइम है कि वो सेंचुरी मेंटेन कर लेगा, वो 90 रन पे है, लेकिन उसके पास बॉल थोड़े कम बचे हुए हैं, तो वो क्या करेगा, वो हिट करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरा विकेट यहां पे गिर भी जाता है, मेरी सेंचुरी मेंटेन नहीं भी होती, तो भी मेरे पास नीचे पे ढेर सारे बैटर अवेलेबल हैं, तो वो आकर के चेज कर देंगे। लेकिन यहां पे बॉल कम है, इसलिए मुझे कोशिश करना चाहिए कि मैं जीतूं, यानी हमारी टीम जीते। यानी वो पर्सनल रिकॉर्ड के लिए वो नहीं कर रहा, गेम खेल रहा है, बल्कि वो टीम के लिए गेम खेल रहा है। इसी तरीके से आपको टीम स्पिरिट के साथ, सबके साथ मिलजुल के एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहां पे बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आए। उस फीलिंग के साथ आपको काम करना है। और एक सक्सेसफुल मैनेजर को हमेशा ये जो प्रिंसिपल है आई को वी के साथ रिप्लेस करता है, यानी एक सक्सेसफुल मैनेजर को हमेशा क्रेडिट देना चाहिए अपने। अगर आप कोई भी सक्सेस अचीव करते हैं, अगर आप कोई भी टारगेट कंप्लीट करते हैं, तो पूरी टीम को क्रेडिट देना चाहिए। मैं की जगह हम की भावना रखनी चाहिए कि हमने कोई चीज अचीव की है। इसी के साथ हेनरी फ्योल का आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑनलाइन मोड पे लेकर के आता रहूंगा। थैंक यू।